आज एक्सरसाइज 7.2 वाली इस एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x/1 + x²। तो इसी का ही हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम कहेंगे लेट इंटीग्रल I = इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। ठीक है, देखो यहाँ x वाला फंक्शन है तो x के ही रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, x वाले फंक्शन का x के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हम हमारी क्या अप्रोच होती थी हमेशा। पहले तो हम देखते थे फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देते थे। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा था तो फिर हम क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने वाले हुए अगर सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन तो खैर हमारी बनी नहीं। फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला लग जाता था तो कर देते थे, फॉर्मूला नहीं लगता तो सिंप्लीफाई करते थे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाते थे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो काम हो जाता था। पर इस वाली एक्सरसाइज में हमारा क्या है, फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करने पर भी काम नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो देखो ये क्या है, न्यूमरेटर में 2x है और डिनोमिनेटर में 1 + x²। यानी कि यहाँ फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ डिवीजन वाला टाइप आ गया है, किसी डिवीजन का इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है कि डिवीजन का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा नहीं। सिंप्लीफाई भी करें तो कैसे करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे के पास क्या टेक्निक होती थी, या तो हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते थे या किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। ठीक है, ताकि ऊपर से नीचे वाला या नीचे से ऊपर वाला कट के थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए, यानी कि जिसे आसानी से जिसमें हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। तो अब हम क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें यहाँ पर को थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर को अप्रोच में हमें मेथड ही बदल देते हैं। ठीक, इसे एक नई मेथड आती है यहाँ पर को, ख़ास तौर पे इस एक्सरसाइज में हमें इसी मेथड से बनाना है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन, यानी कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को उठा के उसकी जगह दूसरी चीज़ रख देनी। ठीक है, वैसे यहाँ फंक्शन कौन से हैं, यहाँ एक फंक्शन 2x है ऊपर और नीचे है 1 + x²। ठीक है, और पीछे पीछे dx भी है। ठीक है, ये फंक्शन तो नहीं है खैर, dx तो ये बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो यानी कि हमें इन फंक्शनों को क्या कर देना होगा, सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। इसकी जगह कोई दूसरे फंक्शन लाने पड़ेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, जिसके बाद जिसको रखने के बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा टाइप आ जाए, फॉर्मूला वाला टाइप आ जाए, जिसपे सीधे फॉर्मूला लग के इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो वही तो करते थे, तो वही करेंगे हम यहाँ पर को। ठीक, तो देखो अब सीधे सीधे देखो यहाँ पर को कि कैसे मैं इसको बनाता हूँ। ठीक, मैं सबसे पहले वन, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 + x² है, ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, t कह देता हूँ। ठीक, और इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करता हूँ तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस तो प्लस रहेगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ, 2x हुआ, और राइट हैंड साइड में dt/dx हुआ। तो हम dx को इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, देखो 1 + x² की जगह t आ गया। ठीक है, तो यानी कि 1 + x² को t से सब्सटीट्यूट यहाँ पर को किया जा सकता है। और ऊपर पर को ये देखो, ऊपर पर वो ये देखो, ये जो 2x इंटू डी एक्स है, ठीक है, वो किससे सब्सटीट्यूट हो सकता है, 2x dx किससे सब्सटीट्यूट हो सकता है, dt से। यानी कि ऊपर वाली चीज़ भी dt से सब्सटीट्यूट हो सकती है, नीचे वाली चीज़ भी t से सब्सटीट्यूट हो सकती है। यानी कि अब यहाँ पर को पूरा फंक्शन जो भी है, जो भी x² वाली जो फंक्शन है, वो t वाली चीज़ों से, t वाले फंक्शनों से सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर को अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक, देखो अब लिखो फिर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ
2x dx और कौन सा सब्स्टिट्यूट कर रहे थे 1+x² इन इक्वेशन x, यानी कि इक्वेशन x में ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने पर, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेस करने पर। ठीक, तो करो फिर सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या बदलना। आई तो आई रहा, इंटीग्रेशन का साइन भी ऐसा रहा। 2x dx क्या हो रहा है, 2x dx dt हो जा रहा है, तो 2x dx की जगह dt रख दो। अपॉन तो अपॉन रहेगा, ये तो क्या सब्स्टिट्यूट होता है। और डिनोमिनेटर में 1+x² किसमें सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, t पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर को देखो, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कर रहे थे। जैसे ये चीज़ इससे सब्स्टिट्यूट हो जा रही है, ये चीज़ इससे सब्स्टिट्यूट हो जा रही है। ठीक है, इसके बाद ये इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा था क्योंकि फॉर्मूला पुट हो नहीं रहा था, पर यहाँ पर को जो ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद आया, ये ऐसा टाइप आ गया है जिसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ, यानी कि यहाँ पर को फॉर्मूला लग जा रहा है इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये कब हुआ, सब्स्टिट्यूशन के बाद, इसलिए कहा गया है इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो लिखो सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ का फॉर्मूला कितना होता है, लॉग मॉड कुछ, ठीक है, प्लस सी। यहाँ कुछ की जगह कितना है, टी है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/t का लॉग मॉड टी होगा। ठीक, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1/t लॉग मॉड टी प्लस सी लगाना ना बोलें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो हमारा है वो तो भाई एक्स के फंक्शन वाला है या कहीं एक्स के टर्म पे चल रहा है, और जो हमारा आंसर आ रहा है ये जो इंटीग्रेशन होने के बाद आ रहा है वो टी वाला आ रहा है, तो हमें भी तो आंसर एक्स वाला ही चाहिए, एक्स के फंक्शन में चाहिए। तो बताओ टी को तो हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टी जो टर्म है इनको भेजना पड़ेगा। हमें पता है हमने स्टार्टिंग में 1+x² को टी कहा था, यानी कि टी की जगह हम 1+x² को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर को करो फिर, मॉड के अंदर जो टी है उसको 1+x² से क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, बदल दो। ठीक, या कर सब्सटीट्यूट कर दो वहाँ पर को प्लस सी। ठीक, और यहाँ पर को लिख भी दो सिंस t इक्वल टू 1+x²। ठीक, अब देखो ये इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर को हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर को समझो। ठीक है, अब यहाँ पर को बात आती है समझने की कि हमें इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। भले जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में जिस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उससे भले हो जाए क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इस एक्सरसाइज में, वो हो जाए, पर आपको उस मेथड से ना करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड को ही यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखो इसमें होता ये है कि जो भी फंक्शन इसमें दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिए, एक तो 2x दे रखा है फंक्शन जो कि न्यूमिनेटर में है, और दूसरा फंक्शन दिया है 1+x² जो कि डिनोमिनेटर में। अब देखो जितने भी फंक्शन दे रखे हैं, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनको आप सेपरेटली चेक करोगे, मतलब अलग अलग से चेक करोगे। पहले देखोगे क्या 2x को अगर हम मैं t कहता हूँ या कहूँ तो, या 2x का मैं डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या दूसरा वाला फंक्शन आ रहा है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या नीचे वाला आ रहा है। देखो 2x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 × 2 कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि नीचे वाली चीज़ नहीं बन पा रही जब 2x को अगर हम t कह के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, वो कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक, काम नहीं बन पा रहा है। अगर देखो, अगर हम डिनोमिनेटर वाली को देखो, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे अगर मैं इसको t कहता हूँ और इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, क्या ऊपर वाली चीज़ बन जा रही है। देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, x² का 2x होता है, हाँ 2x आ जा रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, और ये है 2x ऊपर पर को, यानी कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाली चीज़ आ जा रही है। जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाली चीज़ या अगल बगल जो भी चीज़ दूसरी वाला फंक्शन आ जा रहा है उसको t कहोगे। ठीक है, इसमें आपको बस यही करना है बस, और फिर उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, एक और बार इसको ऐसे समझो, अगर सब्स्टिट्यूशन तब लगेगा जब सारे फंक्शनों को आप क्या कर सकोगे, बदल सकोगे। ठीक है, सारे सब्स्टिट्यूटों को बदल तब सकोगे जब उस जैसा कुछ मिलेगा ना आपको। जब नीचे वाले को t कह रहे हो
ये चीज़ एक्स वाला टी में बदल गया है, ठीक। और इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे ऊपर वाला जब आएगा, ठीक है, तभी तो 2x डी ऊपर वाले को भी कुछ टी वाले फंक्शन में कहोगे। यह ऐसा हम कह सकते हैं कि x वाले को हटा के, यानी कि क्वेश्चन में जितने भी x वाले फंक्शन हो उसको हटा के हमें t में बदल देना है, ठीक है। x वाले फंक्शनों को हटा के t में हमें क्या कर देना है, t से वाले फंक्शनों से सब्स्टिट्यूट करवा देना है, ठीक है। और t उसे कहा जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कोई दूसरा फंक्शन आएगा, वो दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पूरा पूरा जो क्वेश्चन है वो रिप्लेस हो सके टी वाले फंक्शन से, या कहें तो पूरा पूरा जो क्वेश्चन है में एक्स वाला फंक्शन है, पूरे पूरे क्वेश्चन में जो एक्स वाले फंक्शन है वो टी वाले फंक्शन से रिप्लेस हो सके, ठीक है, वहाँ सब्स्टिट्यूट उन्हें किया जा सके, ठीक। तब यहाँ पर को क्या होगी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लग पाएगी, ठीक है। अभी कहीं आपने 1+x² को तो चेंज किया है टी के फंक्शन में, पर ऊपर के 2x को टी वाली फंक्शन में चेंज नहीं कर पाए, तो इंटीग्रेशन वहाँ पर को हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर को x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कब हो रहा है, जब जो भी क्वेश्चन है आपका x के फंक्शन के तौर पे दिया है 2x/1+, और देखो यहाँ पर को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, कब हो रहा है, जब आपका जो इंटीग्रेशन के अंदर जिसका इंटीग्रेशन करना है वो टी वाला ही है, ठीक है, तब हो पा रहा है। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक। उसे टी कहा जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, पीछे पीछे dx भी हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें तो सीधे फ्रैक्शन वाली चीज़ उसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। अगर हम इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर दें तो भी सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो उसको लगने के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखो इसमें हमें किसका इंटीग्रेशन करें, ऊपर वाले का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन करने पे कोई दूसरी चीज़ आ जा रही है, ठीक है, या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ जा रहा है, या ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करने पे नीचे वाला आ जा रहा है, उसे हम टी मानेंगे, ठीक है। देखो log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर को देखो माइंड में कर लो ना थोड़ा बहुत, log x का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाए, कितना होगा, 1/x हो जाता है। हाँ भाई ये तो हो रहा है, log x का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/x वाली चीज़ तो आ जा रही है, 1/x ही तो है ये, यानी कि एक चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आ जा रही है। क्वेश्चन में ही जो है, क्वेश्चन में ही के अंदर ही एक चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आ जा रही है, तो ठीक है, फिर log x को t मान के ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट क्या इतना log x इज इक्वल टू टी, तो log x को t कह दिया, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सीधे सीधे देखो दोनों तरफ t/dx लगा दो, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x इज इक्वल टू, इसका कितना होगा, t का डिफरेंशिएशन x के dt/dx, ठीक है। dx को इधर भेज दो इस 1/x के साथ, यहाँ डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 1/x इंटू डी एक्स कितना आ रहा है, dt आ रहा है, ठीक है। और log x इज इक्वल टू हमने t कहा था, तो क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन में log x की जगह t रख दो, ठीक है, और 1/x की जगह पर को 1/x dx की जगह पर को dt रख दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो यानी कि वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम लिख देता हूँ, फिर यहीं पे को लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ log x and 1/x इंटू dx इन इक्वेशन x, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। ठीक समझ रहे हैं आप बात कैसे हो रहा है करके। यहाँ पर को देख लो एक और बात, इधर है log x², तो log x की जगह t रख दिया, स्क्वायर अपनी जगह रहा, तो रूट के ऊपर कितना हुआ, न्यूमरेटर t² हुआ, ठीक है। फिर ये कितना बचा, 1/x इंटू डी एक्स है, ठीक है। 1/x इंटू डी एक्स को हमने dt कह दिया, 1
तो इसकी जगह पर को हमने क्या रख दिया, dt रख दिया, तो तब ये जाके कुछ इस तरीके का हुआ। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप सॉल्व करते हैं। ये कुछ की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा, सिंस x की पावर n ये कहीं कुछ की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी लगाना मत भूलना। कुछ की जगह यहाँ t है, n की जगह यहाँ 2 है, तो उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, कुछ की पावर n+1, n कितना है 2 है, यानी 2+1 अपॉन n+1 यानी कि 2+1। ठीक है, प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा लोगे। ठीक है, 2+1 3 अपॉन 3 प्लस सी। देखो क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल के फॉर्म में यानी कि x फंक्शन वाला ही है, तो आंसर भी हमारा x वाला ही होना चाहिए। तो t की जगह t हमने किसे माना था, t हमने माना था log x को t माना था, तो t की जगह कितना रख दो, log x रख दो। ठीक है, ऊपर पावर में 3 आएगा ही आएगा अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ पर को लिख भी दो, सिंस t इक्वल टू log x। ठीक, ये चीज़ हो गई, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, इस तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन वाली चीज़ है, सीधे सीधे फॉर्मूला तो लग नहीं सकता इंटीग्रेशन को, क्योंकि हमारे पास तो फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता फॉर्मूला लग जाए। तो कुछ सिंप्लीफाई में क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते थे, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ बनाने की कोशिश करते थे, ताकि आपस में या तो कट जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, जिससे तो यह रूप उसका मतलब एक स्वरूप जो है यानी कि आकार जो है, साइज है, थोड़ा छोटा हो जाए। तो x को मैंने कॉमन ले लेता हूँ। पहले x से x बाहर चले गया है, प्लस यहाँ का x भी बाहर चले गया, तो कितना बचा अंदर, log x बचा। देखो अभी भी तो फिर भी नहीं हो पाएगा ना, फिर भी तो फ्रैक्शन में रहा ये, तो सिंप्लीफाई करके भी नहीं होगा। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने की करते हैं फिर। आपको पता ही है क्वेश्चन क्या जो है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि किसी का इंटीग्रेशन करने पे, किसी एक का इंटीग्रेशन करने पे क्या कोई दूसरी चीज़ आ रही है। अगर हो सकता है तो ठीक है। देखो यहाँ 1/x ये हुआ 1/1 प्लस log x हुआ। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन, किसी एक का डिफरेंशिएशन करने में कोई दूसरी चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पर वो कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो माइंड में कर लेना। 1/x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या 1 प्लस log x आ रहा है। ठीक है, देखें, नहीं ये x की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ तो dx ऐसा रहा है, ये कितना होगा -1 x की पावर -2। नहीं आ रहा है, तो 1/x को तो हम अगर हम t कहेंगे तो ये इतना नहीं आ पाएगा, दूसरी चीज़ नहीं आ पाएगी। तो हम ये देखते हैं 1 प्लस log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या 1/x आ पाएगा। एक बार कर लेते हैं फिर बगल में। और 1 का पहले 1 का डिफरेंशिएशन होगा, वो तो खैर 0 होता है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, ओवरऑल 1/x आएगा। हाँ, जब हम 1 प्लस log x को अगर हम t कहेंगे, या कहें 1 प्लस log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो 1/x आ जाएगा। यानी कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर ये यहाँ पर को इस चीज़ को डिफरेंशिएशन लेने पर ये चीज़ मिल जा रही है, दूसरी चीज़ मिल जा रही है। ठीक है, एक चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आ जा रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसको टी कह दिया। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के लिए तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए करना पड़ा। माइंड में हम कर चुके हैं या कहीं साइड में हम कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कैसा होगा करके। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी हम डिफरेंशिएशन लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला। पहले 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/, ये कहें log कुछ का डिफरेंशिएशन 1/ कुछ की जगह कितना है x दे रखा है। और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt/dx होगा। ठीक है, तो कितना होगा 1/x ये रहा, dx को इधर भेज दो इज इक्वल टू dt। ठीक है,
यहाँ डी एक्स इस डी टी से डिवीजन के रिलेशन से जुड़ा था, तो उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। साइन यहाँ मल्टीप्लाई का तो उधर डिवीजन का होता है, यहाँ डिवीजन है तो वहाँ मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ठीक है, तो आ गया फिर हमारा, ठीक, 1 + log x की जगह टी रखो, फिर 1/x इंटू डी एक्स की जगह कितना रखो, डी टी रख दो, काम खत्म। तो लिख देते हैं फिर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कितना, 1 + log x एंड 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, कहाँ, इन इक्वेशन x, इसे x कह देते हैं, x मैंने कहा नहीं है, इसको कह देते हैं x, ठीक है, आई बात समझ में। तो i इक्वल टू इंट्रीगेशन का साइन तो ऐसे रहेगा, 1/x इंटू डी एक्स को हमने क्या कहे, क्या आया था, डी टी आया था, तो न्यूमरेटर में डी टी हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। 1 लिखो, देखो 1 + log x क्या था, 1 + log x को हमने t कहा था, तो t लिख दो फिर डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में कैसे हुआ करके ये, ठीक, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, वो तो खैर कोई बात नहीं, इंट्रीगेशन की जगह इंट्रीगेशन ही रहेगा। 1/x डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 1 + log x को हमने टी लेट किया था, तो टी लिख दिया, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं था तब 1 लिखना पड़ा हमने वहाँ पर, ठीक है, 0 नहीं लिख सकते। अब देखो इंट्रीगेशन 1/कुछ कितना होता है, इसका फॉर्मूला तो है, इंटीग्रेशन 1/कुछ होता है log mod कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ की जगह टी है, टी का ही, टी वाले ही फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ चेंज हुआ। तो ठीक है, फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करता हूँ मैं, क्या है ये, इंटीग्रेशन 1/t dt है, तो हमें पता है सिंस इंटीग्रेशन 1/कुछ dx क्या होता है, log mod कुछ प्लस c, ठीक है, यहाँ कुछ की जगह कितना है x है, तो यहाँ हमने x लिखा, यहाँ कुछ की जगह t है तो वहाँ हम कुछ लिखेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/कुछ कितना होता है, log mod कुछ कितना है, t है, प्लस c लगाना ना बोले क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब देखो आंसर हमें x वाला ही लिखना पड़ेगा, तो t को हटाना पड़ेगा, t क्या है, t हमने किसको कहा था, t हमने कहा था 1 + log x को हमने t कहा था, तो t की जगह पर को क्या करो, 1 + log x लिख दो, ठीक है, प्लस c अपनी जगह रहेगा, यहाँ लिख भी दो 1 + log x क्या था, t था, या कहें t क्या था, 1 + log x हमने कहा था, तो t की जगह हमने 1 + log x लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, ये हो चुका है इंटीग्रेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 4th क्वेश्चन है, इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ कितना है, साइन एक्स कॉस एक्स है, और दूसरा यहाँ दो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स है, ठीक है, यानी कि एक अलग एक साइन एक्स अलग फंक्शन है और साइन कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, ठीक है। देखो सीधे सीधे तो यहाँ पर को प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है, पहला फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन साइन कॉस एक्स, ठीक है, या पहला फंक्शन इसको कहो या इसको कहो, जिसको कहते हो पहला फंक्शन, ठीक है, क्योंकि 5 × 2 करो, 2 × 5 करो, आना 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर को प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, वैसे है आगे आगे आने वाली एक्सरसाइजों में तो प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, पर जो ये हमारी एक्सरसाइज है 7.2, इसमें अभी हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ करके हमें सॉल्व करना है, तो अभी तो हमें फॉर्मूला दिया नहीं है प्रोडक्ट का, तो हम लगा सकते नहीं है, तो हमें इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि सीधे सीधे फार्मूला लग नहीं रहा है, या कहीं हम लगा नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है वो फार्मूला, अभी पढ़ने के लिए हमें नहीं दिया गया है फार्मूला, तो प्रोडक्ट का फार्मूला हम लगा नहीं सकते, कुछ सिंप्लीफाई करके भी अब हो नहीं सकता, क्योंकि क्या करोगे इसको सिंप्लाई, साइन एक्स वैसे ही उस दे रही है, सॉल्व है ये जो भी दे रखा है, इससे आगे तो क्या होगा ये सॉल्व, ठीक है, सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगी यहाँ पर। देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक चीज़ का को अगर हम एक चीज़ को मान के
उसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आ जा रही थी तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग जाता था। ठीक है, देख लो, देखो अगर हम साइन एक्स को अगर हम टी माने से, तो साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन या कहें साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो दूसरी बगल वाली चीज़ आ जाएगी। देखो फिर साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आ रहा है, पर कैसे आएगा फिर कॉस एक्स, पीछे पीछे तो कहीं डी एक्स भी तो आता था। ठीक है, तो कॉस एक्स तो इस साइन के अंदर है ना। ठीक है, साइन का एंगल के तौर पे आया है यहाँ कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स को मान नहीं सकते हम। ठीक है, टी। ठीक, तो अब हमें किसको मानना पड़ेगा, कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा। अगर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। भले माइनस का साइन भी आएगा साथ में, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, पर माइनस का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें cos x को t ही मानना पड़ेगा, क्योंकि cos x को t ही मानने पर दूसरी चीज़ या कहीं बगल वाली चीज़ आ पा रही है, तो तभी हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे पूरी चीज़ों को। ठीक है, पूरे x वाले जो ये फंक्शन है उसका सब्स्टिट्यूशन करके t वाला फंक्शन वाला बना पाएंगे। ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है, सभी सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, एक अधूरा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है ना। x वाले सारे फंक्शन t में बदल जाने चाहिए, टी में सब्स्टिट्यूट हो जानी चाहिए, स्थापित हो जानी चाहिए, प्रतिस्थापित हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो कहते हैं फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ले लो ऑपरेटर, फिर ये cos x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स ले लो ऑफ टी। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स को इस साइन एक्स के साथ लाओ, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो कुछ ऐसी हुई है, देखो हमने cos x की जगह यहाँ टी रख देंगे। ठीक है, और दूसरी जगह साइन एक्स की जगह साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी रख देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है ना, तो माइनस को इधर भेज दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए ना, ये सब आपस में तो इंटू ही तो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। तो ठीक है, माइनस को उधर भेज दो, फिर राइट हैंड साइड में भेज दो, साइन एक्स इंटू डी एक्स इधर रहेगा, माइनस उधर चले जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा। ये कहो माइनस उधर क्या जाएगा, इस माइनस से लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब ये चीज़ देखो फिर, अब आई बात समझ में, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया है, जिसको हम डी टी कहेंगे। ठीक है, ये दोनों तो डी टी से रिप्लेस हो जाए, माइनस डी टी से रिप्लेस हो जाएंगे। साइन तो खैर साइन अपनी जगह रहेगा, और ये जो साइन के साथ कॉसेक आया है, साइन के एंगल के तौर पे आया है, ये कहीं साइन के सुपिक्स के तौर पे आया है, इस कॉसेक्स को हमने टी कहा था, तो यहाँ पर को साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर सारे एक्स वाले टी वाले फंक्शन से बदल गए। ठीक है, और सब चीज़ बदल गया, पूरा चीज़ बदल गया। तो करते हैं फिर सब्स्टिट्यूट, लिखो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड cos x in इक्वेशन x। ठीक है, इसे इक्वेशन x कह रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर दो फिर, इंटीग्रेशन तो अपनी जगह रहेगा, वो तो जाएगा नहीं। साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या कह रहे थे, माइनस डी टी कह रहे थे, तो माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, साइन कॉस एक्स है, साइन तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि साइन का तो कुछ करना नहीं हमने। कॉस एक्स को हमने टी कहा था, तो यहाँ पर को कॉस एक्स की जगह टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन कॉस एक्स था, यहाँ साइन टी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो ये चीज़ आई है, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसा करो, ये माइनस को ज़रा आगे लिख दो। ठीक है, इक्वल टू माइनस आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, ये कहें -1 बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर होगा साइन टी डी टी, जो ये फंक्शन आ रहा है सब टी वाला ही आया है ना, टी वेरिएबल वाला ही आया है। ठीक है, तो हो जाएगा अब इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पर को साइन टी का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो साइन टी का इंटीग्रेशन या कहें साइन कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस कुछ। ये देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स कितना होता है,
माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना माइनस कॉस कुछ, यहाँ कुछ की जगह कितना है टी है, तो लिखो फिर माइनस तो पहले से ही है बाहर, ब्रैकेट लगा लो। साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी पीछे पीछे आएगा। देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा कॉस टी प्लस कॉस टी। ठीक है, प्लस सी तो खैर पीछे रहे हो, ये तो पीछे रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा एक्स में एक्स के वेरिएबल के तौर पे दिया था, या एक्स के फंक्शन के तौर पे दिया था, तो आंसर भी एक्स के फंक्शन वाला ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि टी तो हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया था ना। तो टी को हमने क्या कहा था फिर, कॉस टी किसको कहा था, कॉस एक्स को टी कहा था, तो यानी यहाँ लिख भी दो टी इक्वल टू कॉस एक्स था, या कहें कॉस एक्स को टी कहा था, तो टी की जगह पर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो लिख दो फिर टी की जगह कॉस एक्स हो गया, यानी कि कॉस एक्स हो गया प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और बार मैं यहाँ पर को बताना चाहूँगा कि हमने कॉस एक्स को टी मतलब साइन एक्स को हमने टी क्यों नहीं कहा। ठीक है, साइन का तो खैर कॉस आ रहा है, पर यहाँ पर को देखो ना, ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स नहीं कह सकते ना इसको, कॉस एक्स इंटू डी एक्स नहीं कह सकते, क्योंकि जो कॉस है ये साइन के एंगल के तौर पे उसके साथ जुड़ के आ रखा है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ इस तरीके से हुई, तो आंसर आपका ये आ गया है, तो यही है इसका आंसर। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखो इसमें भी दो फंक्शन दिए हैं, एक साइन ए एक्स प्लस बी है, दूसरा है कॉस ए एक्स प्लस बी है। देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए एक का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए, या तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए, या तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए। तो मैं किसका डिफरेंशिएशन करूँ, ऐसा करो, इसमें किसी का भी कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ साइन ए एक्स प्लस बी को टी कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो साइन ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी कहूँगा, अगर साइन ए एक्स प्लस बी का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का होगा फिर तो उसमें ए आ जाएगा बाहर, तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो बन ही जा रहा है साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान के इसका डिफरेंशिएशन करने पे, तो ये करने में ठीक रहेगा। तो मैं कहता हूँ लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, इसे मैं इक्वेशन एक्स कह देता हूँ ऊपर वाली को, तो कह देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर लगा भी देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कुछ की जगह कितना ए एक्स प्लस बी है, तो वो क्या होगा साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ किसको कहा था ए एक्स प्लस बी को कहा था। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स ही होता है। ठीक है, देखो कॉस ए एक्स प्लस बी तो ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन होना है, अंदर दो टर्म ए एक्स वाला है फिर एक बी वाला है, पहले डी बाई डी एक्स यानी कि ए एक्स के साथ ऑपरेट करेगा, फिर बी वाले को ऑपरेट करेगा, यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा फिर इसको डिफरेंशिएट, ए एक्स के साथ जाएगा तो ए तो बाहर आ जाएगा और एक्स बचेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 1 इंटू ए कितना होगा ए ही होगा। ठीक है, और बी तो कांस्टेंट हुआ, सिंगल कांस्टेंट आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो प्लस 0 होता है, तो खैर वो लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखे तो ए को आगे लिख देते हैं, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, तो इंटू डी एक्स हो गया, फिर राइट हैंड साइड में डी टी बचा। ठीक है, तो देखो फिर साइन ए एक्स प्लस बी तो टी हो गया, और क्या आ रहा है ये कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ रहा है, तो हमें चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स चाहिए, तो ए को हमें यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ए को आगे ना लिख के वो ए को सीधे वहाँ दूसरी जगह भेज देते हैं, वहाँ डिवीजन में चले जाएगा ए, तो कितना हो गया ये डी टी अपॉन ए हो गया। अब देखो सारी एक्स एक्स वाली चीज़ें हैं
वो सब टी वाली चीज़ों में बदली जा चुकी हैं। तो अब इन सारी वैल्यूज़ जो ये सब आ चुकी हैं, टी के फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम इसको और इसको, या कहीं इसको और इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी वाले टर्म से। तो करो फिर टर्म्स से, तो लिखते हैं फिर अब। तो मैंने लिख भी दिया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, ठीक नहीं सॉरी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स एंड साइन ए एक्स प्लस बी इन इक्वेशन एक्स, ठीक है। तो मैंने साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख दिया और कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पर को टी टी अपॉन ए रख दिया, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी और डी टी। इतना मैं बता दूं, जो ए और बी हैं ये, ठीक है, इनके साथ ये कांस्टेंट है, ठीक। कांस्टेंट है तो उनकी तरह कांस्टेंट की तरह ही व्यवहार होगा, ठीक। इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन वाला टाइप लगेगा यहाँ पर। क्या होता है इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन का फॉर्मूला? वो होता है कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ कुछ की जगह कितना है, टी है, और एन की जगह वन है, ठीक है। आई इक्वल टू 1 अपॉन ए तो बाहर ही रहा। कुछ की पावर यानी टी की पावर एन प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन एन प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है, प्लस सी, ये रहा, ठीक। आई इक्वल टू 1 अपॉन ए, फिर ये कितना होगा, देखो टी हमारा क्वेश्चन जो है एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, सारा एक्स वाले फॉर्म में ही है। तो टी वाले को हमें एक्स में बदलना पड़ेगा। तो टी को किसको कहा था हमने, तो मैंने टी कहा था साइन ए एक्स प्लस बी को। तो टी की जगह पर को तुम साइन ए एक्स प्लस बी रख दो, साइन ए एक्स प्लस बी लिख दो, ठीक है। तो उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर भी हो, अपॉन 2 हो गया प्लस सी। यहाँ लिख भी दो, सिंस टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसको इस वाली एक्सरसाइज में तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करना है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा ही इंटीग्रेशन करना है। वैसे आप इसे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो पिछली वाली एक्सरसाइज यानी 7.1 में जिस तरीके से हम कर रहे थे, ठीक है। मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन फिर जो सुफिक्स या था कुछ कह रहे थे उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। वैसे करके भी कर सकते हैं इसे। एक बार मैं पिछले वाले तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें मेन फंक्शंस क्या हुआ, देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ। अंडरूट का मतलब होता है, यानी किसी का भी अंडरूट है उसका मतलब हुआ पावर में 1/2 है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, पावर में 1/2 लिख दिया। देखो इसमें मेन फंक्शन है एक्स की पावर एन वाला फंक्शन है, ठीक है। ये कहें इसमें मेन फंक्शन क्या है, कुछ की पावर एन वाला है, ठीक है। और जो सुफिक्स है या कहें वो है कुछ, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करते थे हम, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है, और और कुछ का डिफरेंशिएशन कर देते थे, ठीक है, अपॉन करके कुछ का डिफरेंशिएशन कर देते थे। मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन फिर कुछ का डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर वो मेन फंक्शन है, कुछ की पावर एन वाला टाइप है, कुछ की पावर एन वाला टाइप है, ठीक है, मेन फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन होगा और अपॉन में फिर जो कुछ है यानी कि ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। सबसे पहले देखो एक्स की पावर एन वाला, तो आपको पता ही है ना इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यह इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कुछ की जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी है, और एन की जगह कितना है 1/2 है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का तो आप वो करो, पहले इंटीग्रेशन करो, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक। तो मेन फंक्शन क्या है, कुछ की पावर एन वाला लगेगा, कुछ की पावर यानी कि एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन यानी कि 1/2 प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यानी कि 1/2 प्लस वन। मेन फंक्शन का तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अपॉन फिर कुछ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ वो लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ किसको कह रहे थे, ए एक्स प्लस बी को कह रहे थे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को हमने कुछ कह दिया, ठीक, ठीक है।
तो ऊपर वाली चीज़ को तो एज इट इज़ आप ऐसे लिखो, पहले लिख ही लेते हैं। एक्स प्लस बी की पावर कितना है, 1/2 + 1 है, तो यही हो जाएगा 3/2 अपॉन ये भी हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन आ गया। ठीक है, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 × ए यही हुआ। फिर बी के को बी का dy/dx होगा, बी का डिफ्रेंशिएशन होगा, बी सिंगल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, +0 ए के साथ ए +0 यानी कि ए हुआ। ठीक है, ये इतना हुआ। आई इक्वल टू अब देखो कितना होगा, तो ये कुछ पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देता हूँ, इस अपॉन के ऊपर ये जो है इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ए एक्स प्लस बी अपॉन की मतलब ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 और ये 3 ए नीचे रहेगा और 2 ऊपर चले जाएगा, ये ऐसा रहा। फिर अपॉन ये रखो, ये ए रहा। ठीक है, अब आपको पता ही है कैसे ये सॉल्व होता है करके। ठीक है, कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड एक प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3 ए इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और 1 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर आया 2 अपॉन सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया, 2 अपॉन मतलब सॉल्व ही तो करना था, बस हो गया, बाकी चीज़ तो हमने मेन तो यहाँ पर तक कर लिया है। तो आंसर इसका ये आया। ठीक है, जो पुरानी वाली मेथड थी। ठीक है, 2/3a फिर यहाँ ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2। ठीक है, पर इस वाली एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करने हैं, तो खाली मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से भी पुराने वाले मेथड की तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बन जा रहा था। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था, आपको कुछ चीज़ लेट करनी पड़ती थी, माननी पड़ती थी। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे इसी के अगल बगल या ऊपर नीचे वो चीज़ आ जानी चाहिए, उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाना चाहिए। यानी कि अगर हम ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसी में ही, इसी के बगल में ही, इसी में ही उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाना चाहिए। ठीक है, वैसे आ जा रहा है, कोई नहीं, हम लेट करते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप है, सीधे सीधे आपको पता नहीं चलेगा, उसको हम टी कह देते हैं। ठीक है, अब टी क्यों कहा, ठीक है, तो आपको पता चल जाए। अब डिफ्रेंशिएशन करो इसका, मैं इसको एक बार सॉल्व कर, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी dy/dx आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी dy/dx आ जाएगा। ठीक है, पहले ए का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो कितना हो, ए तो बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 × ए हुआ। ठीक है, फिर प्लस बी कांस्टेंट है, बी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू इतना हो गया इधर, ये इसका टी का डिफ्रेंशिएशन dt/dx हो गया, a + 0 0 हुआ, तो ऐसा लिखो dt/dx। अब मैं ज़्यादातर आपको ये तो कह रहा था कि देखो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऐसी चीज़ हमने लेट करनी पड़ती है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर वही चीज़ उसी के बगल में, अगल बगल क्वेश्चन में वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ ए आ रहा है पर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ dx है, इसकी जगह तो हम t रख देंगे, पर dx की जगह हम क्या रखेंगे, dx की जगह हम क्या रखेंगे, देखो अब dx को इधर भेजो और a को इधर ले आओ, dx वहाँ चले गया, a नीचे आ गया। अब देखो, अब सब्स्टिट्यूट करके आसानी से काम हो जाएगा हमारा। ए एक्स प्लस बी की जगह तो हम t रख देंगे, तो √t हो गया ये, और dx की जगह हम dt/a रख देंगे, हो गया सब्स्टिट्यूट, हो जाएगा आराम से सब्स्टिट्यूट। तो लिख दो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ क्या कहें ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स इन इक्वेशन एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन एक्स कहते, तो भले सीधे सीधे दिख नहीं रहा है कि किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर कहाँ पर को क्या आएगा करके, पर अब अगर ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर पता चल जा रहा है आगे सॉल्व करते हुए कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर रख दो, फिर 1i यानी इंटीग्रल आई इंटीग्रेशन √, की जगह √, ए एक्स प्लस बी की जगह t रख दो और dx की जगह कितना dt/a रख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया, dx की जगह dt/a रख सकते हैं। 1/a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ गया, अंदर बचा √t dt। √, का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। ठीक है, तो ये रहा, तो इंटीग्रेशन लिखो t की पावर 1/2 dt हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो ये कुछ की पावर n वाला टाइप है, वो आपको पता ही है, कुछ की पावर n का मतलब कुछ की पावर n का
इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ कुछ की जगह t है, इनकी जगह 1/2 है। 1/a तो बाहर रहेगा, अंदर होगा कुछ की पावर n की, कुछ की पावर n+1 इनकी 1/2 प्लस 1 अपॉन n+1 इनकी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आई इक्वल टू इतना टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना 1 कितना होगा 3/2 अपॉन यहाँ भी 3/2 होगा। ठीक है, प्लस सी। अब देखो और कितना लिखेंगे, आई इक्वल टू 1/a। ठीक है, टी की पावर 3/2, 3 तो यहीं रहेगा, 2 ऊपर चले जाएगा क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगता है, वो आपको पता ही होगा। तो ओवरऑल कितना आया, इतना आंसर आया आपका। ठीक है, जो देखो मिलता है पूरा ओरिजिनल मैटर से 2 रुको, टी की जगह तो हमने रखा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक्स में दे रखे ना। टी को हमने क्या फाइंड कहा था, मतलब टी किसको कहा था, ए एक्स प्लस बी को कहा था, तो वो रख दो फिर। ठीक है, उसे रखना ज़रूरी है। क्या कहा था, टी की जगह ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3 हुआ, ये प्लस सी, यही आंसर हुआ। यहाँ पर को लिख भी दो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी है। ठीक है, तो देखो पुराने वाले से ये वाला आंसर मिल रहा है ना, सब्सटीट्यूशन वाला, कितना है 2/3 है, ये 2/3 है, फिर ये है यहाँ पर को। ठीक है, और ऊपर पर को देखो ए एक्स प्लस बी की इक्वल पावर 3/2 है। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पर को लग गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब ये 7th क्वेश्चन है, आई इक्वल इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू √ x+2 dx है। ठीक है, इसे इंटीग्रेशन करना है सब्सटीट्यूशन मेथड द्वारा। ठीक है, और पहले वाली तरीके से भी बना सकते हैं, x को अगर इससे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं वैसे, पर हमें इसे सब्सटीट्यूशन मेथड के द्वारा ही बनाना है। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू √x+2 dx है। ठीक है, अब देखो हमें किसको t मानना पड़ेगा यहाँ पर को, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर बगल वाली चीज़ अगल बगल वाली चीज़ आ जाए। ठीक है, देखो फिर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं x+2 को मैं t मानता हूँ। ठीक है, अब देख लो क्यों माना, कह देते हैं लेट x+2 इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो d/dx ऑफ x+2 फिर d/dx ऑफ t, तो कितना होगा, x का तो 1 हो जाता है, प्लस प्लस होगा 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0 हो जाएगा, t का dt/dx हो गया। ठीक है, यानी कि कितना 1 इक्वल टू dt/dx हो गया। ठीक है, dx को उधर भेज दो, dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो ये आया। ठीक है, अब देखो x+2 को हमने t माना और इसको सॉल्व कर उसका डिफ्रेंशिएशन करने में dx/dt, dx इज इक्वल टू dt आ रहा है। ठीक है, तो x+2 की जगह तो हम t रख देंगे, dx की जगह भी dt आ जाएगा, फिर पर इस x का क्या, हमें तो पूरा जो सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो आना चाहिए, जो हमारे पास आना चाहिए फंक्शन आना चाहिए, वो t वाला ही होना चाहिए। ठीक है, आधा x का आधा t का तो होगा नहीं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होगा बाद में तो इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, x वाला तो होगा नहीं उसमें इंटीग्रेशन, तो हमें t वाली ही चीज़ चाहिए। ठीक है, सब्सटीट्यूशन होने के बाद एक x बच जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर को इस वाले को देखो, हमने क्या किसको कहा था, x+2 को हमने t कहा था, तो अगर हम यहीं पे को उसको आगे में बढ़ाता हूँ x+=2, अगर 2 को मैं उधर भेज दूँ तो कितना होगा t-2 हो जाएगा, तो हम x की जगह पर को t-2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर वाले x की जगह t-2 को रखा जा सकता है, और फिर ये सारी चीज़ कैसी होगी, t के फंक्शन वाली ही होगी, या कहीं t टर्म वाली ही चीज़ होगी। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखो फिर क्या कहें, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, क्या लिखें, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड वो कॉमा लगाओ dx एंड x+2 इन इक्वेशन x, इसे इक्वेशन x कह देता हूँ। ठीक है, इसे सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो i इक्वल टू
एक्स की जगह कितना कह रहे थे हम, t-2 रख देते हैं, ठीक। फिर अंडर तो खैर अपनी जगह रहेगा, x+2 को हमने t कहा था और dx को हमने dt कह दिया। आई बात समझ में? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। i = इतना हो गया। अब देखो पता ही होगा अनरूट एक्स का क्या मतलब होता है, अनरूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2। यहाँ अनरूट टी है मतलब t की पावर 1/2। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, t की पावर 1/2। अब t और dt पीछे रहा, t की पावर 1/2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले t के साथ फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई। t की पावर t इंटू टी की पावर हाफ, फिर माइनस, फिर 2 इंटू टी की पावर हाफ, पीछे dt आया, ठीक है। बेस एक है, पावर वाली चीज़ मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस टी है तो टी ऐसा रहेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 1+½ हो जाएगा ये, ठीक है। -2 मतलब 2 t की पावर हाफ हुआ dt। ये नियम आपको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक वाली जो मेरी एक प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए, ठीक है। कोई भी पावर वाली चीज़ें, अगर पावर वाली कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, उन दोनों के बेस एक है, यानी कि यहाँ भी बेस में टी है, यहाँ भी बेस में टी है, तो ऐसा ऐसा होता है इसमें, मल्टीप्लाई होने पर उनकी पावरें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हमने वही कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा t की पावर 3/2, इंटीग्रेशन लगाना मत भूलें, 2 की पावर हाफ और ये पीछे पीछे dt हो गया। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि पावर 3 t की पावर 3/2, पीछे पीछे dt आया, माइनस, फिर इंटीग्रेशन के साथ क्या, t की पावर हाफ dt हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन है, यहाँ भी कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन है, 2 तो खैर बाहर भेज दोगे क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट चले जाता है, ठीक है। कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन होता है कुछ की पावर n+1/n+1 प्लस c। यहाँ कुछ की जगह t है, n की जगह पर मतलब n की जगह पर कुछ 3/2 है, ठीक है। तो कुछ की पावर n+1 3/2+1/n+1 3/2+1, ठीक है, प्लस c लास्ट में लिख लेंगे सबका एक साथ। 2 को बाहर भेज दो, अंदर क्या होगा इसका, कुछ की पावर n+1 यानी कि 1/2+1/n+1 यानी 1/2+1, क्योंकि यहाँ n की जगह पर 1/2 है, प्लस c सबका कंबाइंड लिख दिया, ठीक है, दोनों का। अब देखो फिर ये होगा t की पावर कितना हो 2 यानी कि 5/2 अपॉन ये कितना होगा, ये भी 5/2 होगा, -2 ठीक की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये इतना हुआ। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर का 2 है तो ऊपर चले जाएगा, आपको पता ही होगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगता है यहाँ पर, वो नहीं पता है तो बेसिक चैप्टर और जो बेसिक मेरे फंडामेंटल वाली प्ले लिस्ट है वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। /2 3 ऐसा रहेगा, 2 ऊपर चले जाएगा, फिर प्लस c ऐसा रहेगा, ठीक है। ये तो खैर सॉल्व करने का तरीका होगा, 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन 3 है नीचे, 3/2 यहाँ पावर में हुआ, प्लस c। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं ज़रा और दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में ताकि आपको और समझ में आए। देखो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, ऐसी चीज़ को मानना पड़ता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे वो कुछ ऐसा आए जो उसके अगल बगल ही हो मौजूद। हमने ऐसा किया कि x+2 को हमने t कहा और इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर एक बार ओरली मन ही मन में माइंड में कर लो आप, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, 1+0 कितना होगा, 1 ही हुआ, ठीक है। और उधर कितना होगा, dt/dx होगा, तो dx इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम काम आसानी से यहाँ कर सकते थे। और रही बात इस x की, वो इससे हम ले आए, ठीक है, x की जगह हम t-2 ले आए, ठीक। तो ये बात आप आराम से कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।